लोकसभा पे फ्लोर पे जब राहुल जी बोल रहे तो कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा ही कि 5 लोगों का गलत होने से जो 500 लोगों का भला होता है तो वो काम पहले जोरों से करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है जी। कि गांधी जी का गुजरात है, सरदार का गुजरात है। जो आप सत्य और प्रामाणिकता की बात करते हो, जीरो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, फिर भी यहाँ गुजरात में ये सब चल रहा है। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com के पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। आज अब हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसे वकील को जिनके क्लाइंट एक या दो नहीं होते हैं, एक आदमी नहीं होता है, एक औरत नहीं होती है, एक परिवार नहीं होता है, लेकिन या तो एक मोहल्ला होता है, एक शहर होता है, एक विस्तार होता है, या एक पूरा प्रदेश भी हो जाता है। ऐसे वकील हैं हमारे साथ, उनका नाम है दर्शन नायक। दर्शन नायक वैसे तो आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिज्ञ हैं, एक नेता हैं, लेकिन वो आपको पता है ये गुजरात से आते हैं, सूरत से आते हैं, और गुजरात में बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। और दर्शन नायक भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस में है। और आप समझ सकते हैं कि गुजरात में रह के, सूरत में रह के, कांग्रेस में रह के लड़ना क्या होता है। तो दर्शन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपको बहुत मुश्किल से हमने बुलाया क्योंकि आप बोलते हैं मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन हम मानते हैं कि आप वकील हैं। तो सही में आप क्या, अभी हमने सुना कि एक कलेक्टर को आपने सस्पेंड करवा दिया, तो क्या किया ऐसा? हाजिर हो .com के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे गांव में पलने वाले खेडूत परिवार में से नीचे से काम करने वाले लोगों को सूरत में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे देश में मेरा जो काम है वो दिखाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं हाजिरो.com को धन्यवाद करता हूँ। मूल बात ये है कि मेरा पूरा जीवन मेरे परिवार में, मेरे पिताजी और माताजी ने एक खेडूत परिवार में साथ में रह के, मेरे पिताजी जो इंश्योरेंस कंपनी में लीगल ऑफिसर थे, हमको गांव में प्राथमिक शाला में पढ़ाया। बाद में सायन की DRGD सार्वजनिक विद्यालय में 12 तक की पढ़ाई की। फिर कॉलेज में मैंने खोलवड़ कॉलेज में BA तक का अभ्यास किया। फिर सूरत में VT चौकसी लॉ कॉलेज में मैंने BA LLB का पूरा अभ्यास करके मैंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। बाद में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने वकीलात शुरुआत की। मेरे पिताजी लीगल ऑफिसर थे, तो पूरे सूरत के जो चुनिंदा वकील थे वो सिविल के हैं, क्रिमिनल के हैं, कोऑपरेटिव के हैं, वो सबका अनुभव मेरे में आया और मैंने भी MSCT की प्रैक्टिस शुरुआत की थी। हमारा काम ये होता था कि कभी अकस्मात हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ है कि जो आदमी गुजर जाता है, क्या इसको इंजरी होती है, तो लॉ के तहत इसको कॉम्पनसेशन मिलता है जी। आदमी के बदले में आदमी नहीं दे सकते, और इंजा जो होती है तो उसका रिफंडेबल करने के लिए उसके परिवार को भी कॉम्पनसेशन मिलता था। तो सीधा हमारा काम था, और सीधा काम करने से जो आदमी को पैसा मिलता था तो हमको भी वो वैसे फीस मिल जाती थी। जो MSC क्या आप बोले, वो मतलब वो थोड़ा समझा सकते हैं क्या? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जो आदमी अकस्मात होता है जी जी, तो वो कॉम्पनसेशन का अपना जो कमाई है, इसकी एज कितनी है जी जी, मरने वाले की इंजरी की एज कितनी है जी, उसके परिवार में कितने लोग हैं जी जी, उसकी क्या इनकम है, उस पर लॉ में एक फिक्स अमेंडमेंट है कि इतना होने से इतना इसको मिलता है बढ़कर मिलता है जी। तो वो हमने काम शुरू किया था जी, और बहुत हमने पिटीशन दाखिल की थी। और बाद में लोक अदालत जो आती है उसमें वो मैटर को डिस्पोजल भी करते थे। तो मूल पाया की बात ये है कि फिर मैं स्वर्गस्थ हमारे गुजरात के CM थे अमर सिंह चौधरी, इसके संपर्क में आया जी। उसके परिवार के लड़के डॉक्टर तुषार चौधरी, वो आज भी MLA है, उसके साथ हमारा जुड़ाव हुआ जी। पहले से मैं गांव में था, गांव में भी कोऑपरेटिव सेक्टर है,
और दूसरा जो सामाजिक सेक्टर है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ था। छोटे छोटे लोगों की जो बात होती है, जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ की वजह से गांव की कोई तकलीफ है तो गांव में जो पंचायत है, फिर तालुका में जाते हैं तो तहसील की पंचायत होती है, मामलतदार ऑफिस होती है, पुलिस स्टेशन होता है, तो उसमें लोगों के साथ उसकी समस्या का निकाल करने के लिए मैं जाता था। और उसी वजह से मैं राजनीति में आया और मैंने राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की थी। और बाद में मैं सूरत जिला कांग्रेस का ट्रेजरर बना, जनरल सेक्रेटरी बना, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। बाद में 10 साल मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेंबर बन के डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अपोजिशन लीडर भी बना। उसी समय पूरे गुजरात में किसी भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लीडर ने इतने प्रश्न नहीं पूछे थे, इतने आवेदन पत्र नहीं दिया था, इतना मैंने पूरा 5 साल 10 साल में इतना काम किया था। और सिर्फ पब्लिक हित के लिए। तो आपने जो बोला कि आदमी कोर्ट में केस लड़ता है, तो एक आदमी के लिए लड़ता है, 2 आदमी के लिए लड़ता है, कोई परिवार के लिए लड़ता है। तो मैंने ये शुरुआत ऐसे की और मेरे दिल में एक इच्छा जागी कि भलाई का काम करे तो सबका भलाई का काम करो। ये गांव का हो, तहसील का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, ये राज्य का हो, का देश का हो। उसी वजह से मैंने ये लड़ने की एक शुरुआत की और जुझारूपन भी दिखाया। तो ये लीगली आपने पहला बहुत बड़ा जो बैटल जीता, ऐसा कौन सा था जो आपको सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये मैंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, और उसमें लॉ का यूज़? मेरे खुद में नए नए लोगों की मिलने की जो तमन्ना होती थी, और कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि एक बार मेरे पास कोई विषय लेके आता था तो इसमें मैं पढ़ता था, इसमें सोचता हूँ कि ये विषय से कितने लोगों का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। उसी सोच को मैं तय करके ये लड़ने की रणनीति में खुद बनाता हूँ। और मेरे दिल में ये होता है कि 5 लोगों का गलत होने से जो 500 लोगों का भला होता है, तो वो काम पहले जोरों से करना चाहिए। और ये हमने शुरुआत की थी। मैं खेडूत का दिकरा हूँ, किसान का दिकरा हूँ, तो हम लोगों ने पहली शुरुआत की थी। यही वजह से हमने सर का आंदोलन की मैं पहली बार मैं जुड़ा था। काय का आंदोलन? सर का आंदोलन। सर जो कंपनी सर यानी के हजीरा से स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन रीजन, हाँ, ये सरकार ने पूरे क्षेत्र में, गुजरात में पूरी जगह डालने की शुरुआत की थी। तो हमारे यहाँ से भी वो पसार होता था। तो वो आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत की थी। किसान, पूरे गुजरात किसान संघ के प्रमुख और छोटे छोटे लोगों ने लड़ने के लिए एक रणनीति बनाई। पूरी सरकार थी, पूरा ब्यूरोक्रेसी थी, और गुजरात सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी इसमें शामिल थी कि बड़े बड़े उद्योगपति के लाभ करने के लिए ये बनाया था। कौन सा साल था ये? करीबन 2012 से 15 के बीच में। मतलब 12 से 15 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। फिर भी आप यहाँ लड़ रहे थे? आप कांग्रेस के थे? कांग्रेस के थे जी। फिर भी हमेरा पहली सोच ये है कि मैं किसान का दिकरा हूँ जी। और जो आदमी, हमारे राहुल गांधी भी आज बोलते हैं कि सत्य के लिए लड़ो, डरो मत, और जो भी काम करो वो खुल के लोगों की भलाई के लिए करना है तो खुल के लोगों की भलाई के लिए करो। तो इससे कॉम्पनसेशन एक्ट जो आता था पहले, कॉम्पनसेशन एक्ट में ऐसी जोगवाई थी कि किसी भी किसान की जमीन जाती थी तो उसमें जो मुआवजा मिलना चाहिए वो जंत्री के लिए मिलता था। कि जो गांव में, जो तहसील में जो होता है सरकारी रेट के हिसाब से, सरकारी रेट से मिलता था, मार्केट रेट से नहीं मिला। जी, जी। हम लोगों ने आंदोलन किया। फिर कांग्रेस की सरकार ने ही, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, वो उसमें भी ये किसान के फायदे के लिए जो लॉ आया कि जो बाजार भाव की कीमत थी वो बाजार भाव की कीमत से 4 गुना पैसा किसान को मिलना चाहिए। मार्केट रेट, अगर सरकारी कोई प्रोजेक्ट के लिए सरकार अगर जमीन लेती है तो मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा सरकार देगी। और 4 गुना को जो सम्मति होती है तो 1 गुना ज्यादा सरकार उसकी तरफ से देती है। 5 गुना खेडूत को पैसा मिलता था। ओके, पैसा। तो ये लड़ाई आपने यहाँ लड़ी? हम लोगों ने वहाँ
ऐसा सर में नहीं, बुलेट ट्रेन में भी हमने वही लड़ाई ली, बुलेट ट्रेन में भी वो संपादन, हाईवे का भी आप देख रहे हैं जो काम चल, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ज्यादा से ज्यादा गुजरात में अभी करीबन 15 सालों से जो जमीन का ज्यादा से ज्यादा संपादन हुआ तो गुजरात का किसानों का ही जमीन का संपादन हुआ। तो यही पे देख के राहुल गांधी जी और यूपीए सरकार में लाए थे। और दूसरा क्या था कि वो अमेंडमेंट में ऐसा था कि जो हेतु के लिए, जो पर्पस के लिए आप जमीन संपादित कर रहे हो, उसके बिना अलग आप जब ये हेतु सिद्ध नहीं होता तो वो किसान को फिर से वो जमीन मिल दे देनी है। बराबर, जो गांव में जमीन संपादन करने की होती है तो 60% किसान उसमें सम्मत नहीं होते तो आप जमीन वो संपादित नहीं कर सकते। ऐसा बढ़िया सा लॉ उसी समय आया था। इसका फायदा आज भी आप देख रहे हो कि मार्केट रेट से किसान को मिल रहा है। तो हमको भी ऐसा लगा कि ये जो लड़ाई है हमारी वो लोगों के लिए, हित के लिए लड़ाई थी। अभी आप पूरे ये तो पॉजिटिव आपने फायदा करवाया, लेकिन बहुत से लोगों को आपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को सस्पेंड करवाया है और ऐसे स्कैंडल भी, जो लॉ की आपकी जो जानकारी है उसका यूज़ करके आपने लड़ाई की और सस्पेंड भी करवाया है या उस पर एक्शन लेवाए। तो सबसे पहला कौन से ऑफिसर पे आपने एक्शन करवाया था? वीरांग जी, गुजरात में करीबन 15 सालों से जो चल रहा है कि पहले सरकार थी और सरकार के जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं के जाहिर जीवन में जो लोग जुड़े होते हैं पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए थे, तो कोई भी आदमी इसकी ऑफिस पे, कार्यालय पे के सरकार में जाके रजूआत करते थे उसके काम के लिए, तो वो एक चिट्ठी सिंपल लिख देता था कि कोई फ़ोन करता था कि भाई ये आदमी आता है तो ज़रा इसका काम देख लेने का, जो कायदे के मुताबिक हो तो ये काम कर देना चाहिए। लेकिन ये 15 साल में ये राजनीति की पूरी धरोहर बदल गई। आज सरकार, कोई विधायक या मंत्री सिर्फ दिखाने के लिए हो गए। सरकार 15 सालों से आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी चला रहे और इतना बड़ा करप्शन हो गया। तो बीजेपी के मंत्री भी बोलते हैं कि अधिकारी राज है। अब मैंने आपको बोला कि सरकार ही वो चला रहे। आप तलाटी से लेके, आप मामलतदार से लेके, डीएम के लेके, कलेक्टर को लेके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेके, सब लोग यही काम कर रहे हैं। पहले आप कोई अधिकारी कभी भी वो विधायक के, मंत्री के साथ बैठता नहीं थे। आप देख लो, प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं बेचते थे। लॉ में लिखा हुआ है। आज कुछ ऐसा रहा नहीं है। हाँ, अभी तो विधायक नीचे बैठते हैं, ऑफिसर स्टेज पे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुजरात में आप देखो सबसे ज़्यादा करप्शन गुजरात में होता है और इसकी वजह यही है कि पूरी सरकार ब्यूरोक्रेट से हाथ में सौंप दी गई है। मैंने 2-3 ऐसे अधिकारी को इसके सामने जो लड़त चलाई थी, ये लड़त एक दिन की नहीं होती। मेरे यहाँ डीडीओ था, IS के राजेश करके एक अधिकारी आया था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जी। बाद में उसका काम क्या था? उसका काम ये है कि पंचायत में जो भी योजनाएं होती है इसका अमलीकरण करके, ये अमलीकरण अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो देखने का है। जो पंचायत के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट हैं और जो लोकल बॉडी होती है वो ही पूरा वहीवट करती थी। लेकिन ये आयोजन भी खुद करता था और जो योजनाओं का जो स्वरूप होता है लॉ ऑफ के तरह, उसका पालन करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो जो ग्रांट जिस हेतु के लिए आती थी उसके बदले वो ग्रांट का मिसयूज करके दूसरी जगह वो इसका उपयोग करता था। और ये मैं नहीं बोल रहा था, ये सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ये लॉ बनाया था। तो वो ब्रीच ऑफ कर रहा था। उसी समय मैंने उसके खिलाफ, जो जाहिर सेवक का हेतु का भंग के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगता था एक अधिकारी के खिलाफ, उसी समय मैंने टक्केदारी आयोग हो, GRD विभाग हो, मुख्यमंत्री हो कि सेंट्रल विजिलेंस हो, सब जगह उसी समय से मैंने लड़ने की शुरुआत की थी। दर्शन भाई, आप याद कर सकते हैं कि आप पहला आपने कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसमें आपने IAS कक्षा के किसी अधिकारी को, ऑफिसर को मतलब सामने एक्शन लिए गए हों? मैं जब डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेंबर था जी, उसी समय के राजेश करके एक DDO आए थे जी। उसके काम करने का जो तरीका था, जो गुजरात के जो अधिकारी होते हैं, जिसका जो लॉ ऑफ कंडक्ट होता है उसका मुताबिक इसको काम करना पड़ता है, जो भी अधिकारी जी।
उसके काम करने का तरीका, वो खुद पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते, जिसका खुद का पावर होता है। मान लो कि आप मंत्री हो, विधायक हो, तो उसका खुद का पावर होता है। लेकिन जो अधिकारी है तो इसको तो कोड ऑफ कंडक्ट पे काम करना पड़ता है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के काम करने के लिए, इसका ब्रेक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जो भी सरकार की योजनाएं आती थी, ये जिला पंचायत की 100 भंडोर की योजना है, मान लो गुजरात सरकार की कोई योजना है, तो ये योजनाओं का कोड ऑफ कंडक्ट था। जो पैसे खर्च करने का काम करने, कहाँ खर्च करने, वो पैसे भी वो योजना के साथ ही जुड़ा हुआ होता, उसके नियम थे, कुछ नियम है। और तो वो नियम तोड़ने के लिए वो जो योजना है उसका पैसा वो दूसरी योजना में लगाते थे। ओके। तो ये लगाने के लिए पंचायत का नहीं, सरकार की भी मंजूरी लेनी पड़ती। तो वो लेने के लिए उसी समय से मेरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और मैंने पहले ही दिन उसके खिलाफ सरकार में जो भी अधिकारी का जो विभाग लगता है, वो टकेदारी आयोग है, जीआरडी विभाग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अधिकारी का विभाग लगता है उसमें फरियाद करने की शुरुआत की थी, लड़ाई की। तो वो मिसयूज कर रहे थे क्या? वो मिसयूज करके जी, उसकी जो मॉनिटरी एजेंसी थी उसके साथ मिले हुए। ओके। और इसमें होता क्या है, वो सिस्टम जो होती है, वो सिस्टम के कैसे वो लिटिगेशन लीगली करके इसका पूरा पैसा कहाँ डालने का, वो इसके साथ जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो सिस्टम बनाए थे। तो वो मैंने पकड़ के लड़ने की शुरुआत की थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो डीआरडीए जो आता है, सूरत जिला डीआरडीए विभाग, वहाँ डायरेक्टर होता है। वे कॉमन दोनों पोस्ट होती थी। तो दोनों पोस्ट पे इसका एक बार इंचार्ज बना गया। तो इसमें भी जोगवाई होती है कि मान लो कि आप कॉर्पोरेशन में हो और कलेक्टर हो, अभी सूरत में हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर ट्रेनिंग में गए, तो इसका चार्ज डीएम को दिया गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी नियम है कि दोनों जगह से आप एक ही गाड़ी का यूज कर सकते हो और इसका खर्च भी एक ही जगह से आप ले सकते हो। ऑब्वियस है, बराबर, ये नियम है, सरकार ने बनाया है। तो ये दोनों तरफ से वो पैसा निकालते थे। अच्छा। वो सब मैंने निकाल के लड़ने की शुरुआत की थी। बाद में वो डीएम बने सुरेंद्र नगर में, वहां भी घपला किया। उसी समय मैंने भी वहाँ बड़ा घपला, वहाँ दोनों मिलके इसको नोटिस भी दिया। फिर बाद में सरकार ने इसको टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया था। अच्छा। बाद में हमारे सूरत में कितने भी ऐसे डेप्यूटी कलेक्टर आए जो पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलके, जो इसकी फर्ज है कि भाई आप राज्य सरकार के सेवक है, प्रजा के सेवक है, तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट में जो लॉ बनाया गया उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। लेकिन वो पॉलिटिकल बन के खुल के बीजेपी के साथ काम करने के लिए और बीजेपी का नाम लेके, ऐसा नहीं, खुद दिख के बोल के और काम करते, इसके खिलाफ मैंने 4 से 5 अधिकारी के खिलाफ ये कहा। आज भी मेरी कंप्लेन अभी भी चल रही है। मान लो अभी भी जो मुद्दा सूरत में बड़ा चला, वो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और शायद राष्ट्रीय स्तर पे वो गया कि एक आईएएस को सस्पेंड करना यानी किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मान लो और किया गया है, वो आपकी लड़ाई के ऊपर किया गया है। नहीं, मान लो कि आप गुजरात है जी, और गुजरात में सूरत एक ऐसी शहर है जी कि वो शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे भारत देश में कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा डेवलपमेंट इधर हो रहा है। तो मान लो कि सूरत के बीच में जो डुमस करके गांव है, अभी वो कॉर्पोरेशन की लिमिट में ही आ गया। यानी सूरत एक बीच है, दरिया का शहर है, समुद्र का शहर है, और समुद्र के किनारे को यहाँ का नाम डुमस है। और उस समुद्र के किनारे की जो ज़मीन थी जिसकी मार्केट वैल्यू कही जाती है 2000 करोड़, शायद 2000 करोड़ ना? हाँ, 2000 करोड़ जी। मान लो कि ये सर्वे नंबर 311/3 करके 2,17,000 चौरस मीटर ये जमीन थी। 2,17,000 स्क्वायर मीटर की जमीन थी जी। और इसकी मान लो कि आज की बाजार कीमत करीबन 2000 करोड़ से ज्यादा की कीमत थी। 2 लाख स्क्वायर मीटर जमीन और उसकी कीमत थी 2000 करोड़ की। अच्छा, इसकी कीमत थी। उसमें क्या इश्यू था सर? वो मान लो कि ये जमीन करीबन लगभग 1947 से ये जमीन सरकारी सिर पड़तर की तरह चल के आ रही थी। मतलब सरकारी जमीन थी? सरकारी जमीन थी, पूरी सरकारी सिर पड़तर जमीन जी। तो वो जमीन जो है वो जमीन के लिए 1957 से वहाँ से कोई
करीबन 22 लोगों ने ऐसा सरकार में एक दावा किया कि भाई हम लोग ये जमीन के घनौटिया है, मतलब हम ये जमीन पे खेती कर रहे हैं सरकारी जमीन जी। और ऐसे हम 22 लोगों ने दावा किया कि भाई ये जमीन पे हमारा नाम घनौटिया की तरह आना चाहिए। वो ऐसा 1957 से ये सब चल रहा है। आप एक वीरंग भाई एक बात सोचिए कि 1957 में आप जहाँ बैठे हो ये पूरा अभी पोस एरिया है, तो सूरत के बीच में 8वां गेट से लेके आप बरथाना में आइए, आप सिटी लाइट जाइए, डुमस जाइए, तो मेरा मानना है कि 1975 तक ये पूरा एरिया बंजर एरिया था। ये जंगली झाड़ था, जंगली झाड़ जैसा लगता है वो जंगली झाड़, पूरी कोतरे थी सब जगह, और पूरा कोई ऐसा कोई खेती करने की ये जगह ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि ये दरिया मतलब समुद्र का किनारा, इसलिए खारी जमीन होती है, पूरी खारी और वहाँ खेती हो सकती नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो मान लो कि 1957 में आप जहाँ बैठे हो, जहाँ सिटी के बीच में ये एरिया ऐसा था, तो डुमस में तो खेती करने की कोई ऐसी गुंजाइश कुछ नहीं थी। बराबर। फिर भी ये 22 लोगों ने एक कलेक्टर और सरकार के सामने ये मांगनी रखी। बाद में हमारे यहाँ 2015 में डॉक्टर राजेंद्र कुमार करके कलेक्टर, सूरत के कलेक्टर आए, उसने खुद सुओ मोटो दाखिल किया। सुओ मोटो कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, मामलतदार, तहसीलदार ही दाखिल कर सकते हैं। तो सरकार के लिए वादी बनके वो प्रतिवादी जो बोल रहे थे, इसका खिलाफ उसने जजमेंट दिया। यानी कलेक्टर ने खुद ने कहा था कि आप लोग गलत हो जिन लोगों और इसका जो घनौटिया का नाम दाखिल करने का जो हुक्म था वो खारिज कर दिया। जिन लोगों ने 22 लोग क्लेम कर रहे थे कि ये जो जमीन है 2 लाख स्क्वायर मीटर जमीन है, वो हम लोग उस पर खेती कर रहे हैं, तो पहले के 2015 के कलेक्टर ने बोला कि आप लोग गलत हो। ठीक है। और वहाँ वो हुक्म किया जी, और वो जब वहाँ से हुक्म करके ऐसा बोला कि सरकारी सिर पत्थर की ही जमीन है, ये सरकारी जमीन जी। तभी से अभी भी वो लोग लड़ रहे थे। 10 सालों में सूरत में 3 से 4 कलेक्टर आए जी। वो कलेक्टर ने कभी भी इस फाइल पे कुछ देखा नहीं, कोई हुक्म नहीं किया। सरकारी सिर पत्थर की तरह ये जमीन चल के आ रही थी जी। 2024 में जब ये आयुष होकर के कलेक्टर आया था, वो हाईली करप्टेड था। वो खुद सरकार का मुजिमदार था, प्रजा की सेवा के लिए रखा था, सूरत के डेवलपमेंट के लिए इधर इसकी नौकरी लगाई गई थी। फिर भी वो खुद जमीन का माफिया है ऐसा करके जब 29/1/2024 को उसने वो घनौटिया का नाम एक दाखिल करने का हुक्म किया। ओके, पहले के कलेक्टर ने नाम निकाल दिया था और इन्होंने वो जो लोग पहले क्लेम कर रहे थे उनका नाम वापस डलवाया। मान लो किसी ने अर्जी नहीं की, खुद ने सुओ मोटो दाखिल किया, खुद ने। ओके, वो वादी बन के सरकार का वादी बना, मतलब किसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दी, सुओ मोटो किया खुद ही। अच्छा। और खुद वादी सरकार बन के सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया। पहले के कलेक्टर ने सरकार के समर्थन में किया था और ये कलेक्टर नए आके सरकार के खिलाफ किया कि भाई ये इनको दे दीजिए जमीन जी। तो मान लो कि बाद में आप एक आश्चर्य की बात सोचो कि आदमी कितना सूरत के में से कितना भ्रष्टाचार किया होगा, सूरत को कितना नुकसान पहुंचाया होगा कि इसकी बदली 30 तारीख को पूरे गुजरात में जितने भी IPS IAS की बदली का हुक्म हुआ था, तो 29 तारीख को एक बदली के एक दिन पहले उसने ये हुक्म किया। मतलब लोकसभा चुनाव के पहले जो ट्रांसफर होती हैं उसमें उनका ट्रांसफर हुआ था। नहीं, कॉमन ट्रांसफर हुआ था। कॉमन ट्रांसफर हुआ जी। तो कॉमन ट्रांसफर में जब हुआ था जी, तो एक दिन पहले उसने ये हुक्म किया। ट्रांसफर के एक दिन पहले शाम को ये हुक्म किया। ओके, तो मान लो आप कि 2000 करोड़ की जमीन, तो वैसे किसी भी राजकीय आगेवान के राजकीय कोई आदमी के साथ मिलके वो उसने वो सब स्कैंडल किया और ये हुक्म करके वो ऐसे कर रहा था, इसकी बाद में बदली वलसाड़ हो गई। मतलब सूरत से 100 किलोमीटर दूर वलसाड़ उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। ये इन्होंने जब ऑर्डर दिया उसके बाद जी। फिर बाद में वहाँ के कुछ लोगों ने, एक्टिविस्ट लोगों ने हर जगह रजूआत की होगी, फिर हमारे पास आए, फिर मैंने और MLA तुषार चौधरी ने सरकार को, मुख्यमंत्री को, ठेकेदारी आयोग को, GRD को, मुख्य सचिव को, सबको एक पत्र लिखे विनंती की कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि सरकार का एक लॉ है, महसूल में एक लॉ है
कि जो सरकारी ज़मीन है वो गांव में हो, शहर में, कहीं भी हो, हर साल इसकी आपकी रखेवाली करने की, कहाँ कितनी है वो फेंसिंग करने की, और ये पूरा रिपोर्ट सरकार को देने का। तो ये काम करने के बजाय खुद वो सरकार मान लो कि सूरत का सरकारी जमीन है तो इसका मालिक कलेक्टर है, डीएम है, तो वो खुद डीएम वो जमीन बेच रहा है, तो वो लैंड माफिया ही हुआ। ये सब करके हमने लड़ाई की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सब लोगों ने हमारा सहकार दिया, और जहाँ जहाँ ये बात पहुंची तो सरकार ने फिर इसको सस्पेंड कर दिया। अभी भी आज दिन तक हमारी लड़ाई चालू है। मैं परसों ही मैंने एसीबी को एक पत्र लिखा है कि जितने भी इसने एक महीने में जितने भी हुक्म किए हैं, ऐसा सब हुक्म का वो तपास होना चाहिए एसआई की तरफ से, इसकी मिलकत की जांच होनी चाहिए, और जितने भी 1-2 महीने में जितने भी कॉल डिटेल इसके साथ जो भी बात हुई है वो बात भी सरकार के सामने आनी चाहिए कि सूरत के लोगों के खिलाफ, सूरत के हित के कितना नुकसान ये डीएम, कलेक्टर और जो भी आदमी इसके साथ मिले हुए वो भी खुलना चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि ये जमीन जो है ये सूरत के हित के लिए, कोई शैक्षणिक हेतु के लिए, कोई सामाजिक हेतु के लिए, कि सरकार कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया कि एयरपोर्ट के सामने ही ये जमीन है, तो सूरत के हित के लिए सबको मिलनी चाहिए। ये लड़ाई के लिए मैंने ये लड़ाई की शुरुआत की थी, और सूरत का पूरा हित इसमें हित रहे, इसके लिए हमारी लड़त आगे वाले दिन में भी चले रहेगी। पर ऐसा कि एंटी करप्शन में तो ये केस सरकार ने फॉरवर्ड किया ही नहीं, इनको सस्पेंड किया है, लेकिन एंटी करप्शन के जो अधिकारी शमशेर सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये आया ही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ जी कि सरकारी अमलदार है। आज आप देखिए कि एक तहसीलदार है, तलाटी है, कोई सामान्य आदमी कोई 100 रुपये की लांच, 200 रुपये की लांच, 500 रुपये की लांच लेता है तो उसके खिलाफ एसीबी गुना दाखिल करती है, और सरकार खुद इसमें दाखिल करता है, जो भी अधिकारी है वो इसके खिलाफ कार्यवाही करता है। और पूरे गुजरात सरकार, केंद्र सरकार, आप पेपर में पढ़िए, हर दिन टीवी पे, प्रिंट मीडिया में और हर जगह जाहिर खबर देती है कि जो भी एसीबी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्यवाही करना चाहते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, आपका नाम भी गुप्त रहेगा। तो आप लोगों ने तो, सरकार ने तो 2000 करोड़ के कौभांड में एक कलेक्टर को सस्पेंड किया है। तो सरकार को खुद सुओ मोटो डाल के जो सरकार के अधिकारी है, सचिव है, जो एसीएस है गुजरात के, इसको ये एसीबी में गुना दाखिल करना। तो आपने सरकार को इस मामले में कुछ कंप्लेन की है या मैंने उसी समय जब हम लोगों ने आवेदन पत्र दिया था तभी दाखिल किया था। सरकार ने 1 महीने में तपास की, फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं कर रही थी। इसीलिए कल ही मैंने 1/7/2024 को ही मैंने ये पत्र लिखकर मैंने एसीबी को माहितगार किया, एसीएस को भी माहितगार किया, और तकेदारी आयोग को बोला कि ये फर्ज आपकी है, ये लोगों के हित के लिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आपने नहीं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाद में आता है। पहले गुजरात सरकार कुछ नहीं करेगी तो वहां भी हम पत्र लिखेंगे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है कि गांधी जी का गुजरात है, सरदार का गुजरात है, जो आप सत्य और प्रामाणिकता की बात करते हो, जीरो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, फिर भी यहाँ गुजरात में ये सब चल रहा है। तो इसका हमारा मैसेज जो जाना चाहिए, गुजरात मॉडल की आप बात करें तो गुजरात मॉडल ये है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि गुजरात में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी अफसर हो, आने वाले डील में उसके खिलाफ भी जो लोगों के अहित करेगा, गुजरात की अहित करेगा, सूरत का अहित करेगा, इसके सामने में लॉ को साथ में रख के हम लड़ाई लड़ेंगे। जी दर्शन भाई, ये तक तो अभी मैंने लीगल सवाल आपको पूछे, लेकिन आप जब पॉलिटिशियन हैं, आप नेता हैं, तो एक सवाल मुझे ये बनता है, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि अगले बार गुजरात में हमारी सरकार आएगी। आप लास्ट इलेक्शन भी लड़े थे, जब विधानसभा का इलेक्शन था उसमें लड़े थे। आपको लगता है कि कोई स्कोप है कि आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी? गुजरात में 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है जी। सरकार की जो जिम्मेदारी है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, शिक्षण और आरोग्य देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये छोटे लोगों के साथ जुड़ी हुई ये समस्या है। आज आप देख लिए 30 साल में जो शिक्षण और आरोग्य की जो समस्या है, तो कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी, मैं भी पढ़ा था, मैंने बोला गांव की प्राथमिक शाला से लेके बीए लो तक पढ़ा,
करीबन 1 लाख रुपया का भी मेरा परिवार को खर्चा नहीं आया। हम सब लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। आज जो खानगीकरण हो रहा है, आप प्राथमिक शिक्षक के लेके आप कोई भी जगह जाओ, सब जगह आरोग्य और शिक्षण दोनों की जो परिस्थिति होती है। और मेरा मानना ये है कि गुजरात कांग्रेस में आज भी ऐसे लोग हैं कि लोगों की समस्या के साथ जुड़े हुए लड़ते रहते हैं। और मेरा मानना भी यही है कि मैं 22 साल से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पंचायत से लेके छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी समस्या है, तो समस्या के सामने हम जहाँ भी रजूआत करना चाहते हैं, रजूआत करते हैं, लड़ते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। लोगों ने हमको एक विरोध पक्ष की भूमिका देने की भूमिका की है, तो हमारा काम यही है कि लोगों की समस्या जहाँ जहाँ पहुँचानी चाहिए हमको पहुँचाना चाहिए। जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं तो वो सोचेंगे कि इसका निकाल करने का क्या नहीं है। वो जिम्मेदारी ने कहीं भी थोड़ी गैप रह गई होगी, वो गैप के लिए राहुल जी ने बोला है, अगले आप सब पुराने समय में चले जाओ, 2015 में 78 तक हमारे MLA आए थे। थोड़ी लोकल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा मन मुटाव, टिकट बांटने की, ये जो सब होता है, घर में परिवार ज़्यादा होते स्वाभाविक है कि थोड़ी घड़ी समस्या रहती है। लेकिन आप मान लीजिए कि लोकसभा पे फ्लोर पे जब राहुल जी बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ को उसके पास होगा ही, बैक होगा ही। हमारे जैसे कितने हैं ऐसे कार्यकर्ता है कि भाई लोगों के लिए लड़ते हैं। तो आज गुजरात कांग्रेस में जो जान है वो शक्ति सी, आप लोकसभा का चुनाव भी देख लीजिए, जो बोल रहे 26 में से 26 आएगी। आपने देखा होगा जी कि हमारे बनासकांठा की ज्ञानीबेन ठाकुर वो जीता, दूसरी भी 2-3 सीट ऐसी थी वो भी नजदीक के जीती। और हमारा वोट शेयर भी देखिए गुजरात में थोड़ा अपने आप बढ़ा है। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी रणनीति लड़ने के लिए बदलनी चाहिए। राजकोट जो बंद हुआ उसके बाद भी ऐसी बातें होने लगी कि आप 20 साल से एक मोहल्ला भी बंद नहीं करा पाते थे और आप लोगों ने शहर बंद करवा दिया। नहीं, वो सोच भी राहुल जी ने बोला था कि आप, मैंने पहले भी बोला है जी कि जो भी समस्या है, आप राजनीति कर रहे हो, कोई पार्टी की आपकी आइडियोलॉजी जो आप लेके चल रहे हो, तो लोग यही सोचते भाई रोड की समस्या आती है, गटर की समस्या आती है, कोई ऐसा इंसिडेंट बनता है, कुदरती भी कोई अकस्मात होता है, तो आप प्रजा के लिए कितना समर्पित है वो देख के प्रजा भी आपके साथ जुड़ती है। वो पॉलिटिकल मुद्दा होता है हर जगह, लेकिन जो आदमी हर बार लोगों की समस्या के बीच में रहता है तो ये वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये आदमी राजनीति बराबर कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहा है। लोकशाही में तो वही होता है। तो राजकोट में भी ऐसे शहरी विस्तार है, आप पूरे गुजरात में जाओ, कांग्रेस कहाँ आती है, तो मल्टी जो शहर है, राजकोट है, बड़ौदा है, सूरत है, भावनगर है, अहमदाबाद है, जहाँ सिटी है वो एरिया में कांग्रेस नहीं आ रही। तो जो घटना बनी पहले दिन से, हमारे जितने भी विधायक है राजकोट के भी, जितने भी कांग्रेस के आगेवान थे, प्रदेश समिति में AICC ने जहाँ जहाँ जो भी रोल निभाना चाहा, सरकार में जहाँ रजूआत करनी चाहिए, विधानसभा में जहाँ बोलना चाहिए, लोकसभा में जहाँ बोलना चाहिए, और गली गली घूम के पत्रिका बांट के लोगों को ये विश्वास दिलाया हम राजनीति नहीं कर रहे, हम आपके लागणी के साथ जुड़े हुए। जो अन्याय हुआ, वो जो सिस्टम खराब है, वो सिस्टम को बदलने के लिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो पूरे राजकोट वाला ने, व्यापारी से लेके सामान्य आदमी ने, राजकोट के सब लोगों ने सहकार दिया। जीत हमेरी नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, गुजरात की प्रजा की जीत है और राजकोट की प्रजा की जीत है। वो जो सिस्टम ब्रेकअप हुआ था, आप मान लीजिए कि पूरे ये 2 साल में कितने ऐसे इंसिडेंट बने। मोरबी का इंसिडेंट बना, आप देखिए, बड़ौदा में बना, सूरत, हर जगह ये इंसिडेंट बन रहा है। तो वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट बन रहा है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, जो लोगों के साथ रहना चाहिए, लोगों की लागणी के साथ रहना चाहिए, वो कमी की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा था। इसका फायदा ये सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों ने लिया था। लोग तो बोल ही रहे थे। तो ये सब साथ में लेके प्रजा के साथ जो प्रश्न है, इसके लंबे तक, जब तक इसका निकाल नहीं आता तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। को चौकस विश्वास है कि आने वाले साल में 2029 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार, यानी सामान्य प्रजा की सरकार बनने जा रही है। जी दर्शन भाई, धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। और बहुत सारे एक अलग से बहुत सारे वकील हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन इनका एक अलग से मतलब काम है और हमसे डिटेल में बात की। हम उनको शुभेच्छाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही बहुत से लोगों के लिए और शहर के लिए, राज्य के लिए और फ्यूचर में देश के लिए काम करें।
धन्यवाद जी दर्शन जी भाई, जी, थैंक यू। हाजिर हो